Hi guys, welcome to another video by Life Science Exam Notification channel. This video is the part 8 of molecular biology course, and in this video I am going to deal with DNA repair pathways. Some DNA repair pathways we have covered in the previous lecture also, that is part 7 of molecular biology course. So I will attach the uh, link of that video in the I button. You can go and watch that lecture. So in today's lecture we will learn about double strand break repair, and that is a type of homologous recombination. So now we will learn double strand break repair in eukaryotes. So now many of you must be thinking why I am not covering double strand break repair in prokaryotes. So prokaryotic pathway we have also learned in the homologous recombination class, and that is I think part 5 of this course. So if you want to watch that video, you can go and watch it. I will also mention it in the I button above. So double strand break repair are the most crucial type of DNA damage. क्यों? क्योंकि अगर हमारे डीएनए में दो ही स्ट्रैंड्स होती हैं और दोनों ही स्ट्रैंड में हमारा क्या होगा, ब्रेक आ जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमारा जो भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे एक ऑर्गेनिज्म के, वो सारे हिंडर हो सकते हैं, और ये क्रिटिकल हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए भी और उसके जीनोम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए भी. There are two main mechanisms by which mammalian cell repair double strand breaks. दो मेन मैकेनिज्म्स होते हैं जिनमें की हेल्प से मेमेलियन सेल्स जो होते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक को रिपेयर कर सकते हैं. अब ये दो मेन मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? फर्स्ट है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और सेकेंड है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग. दीज टू रिपेयर सिस्टम डिफर इन देयर रिक्वायरमेंट्स. इन दोनों की ही सिस्टम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. फॉर होमोलोगस टेम्पलेट डीएनए, होमोलोगस टेम्पलेट डीएनए की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को होमोलोगस टेम्पलेट डीएनए चाहिए होता है, एंड और नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग में टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एंड इन द फिडिलिटी ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर, और ब्रेक रिपेयर कितने एक्यूरेटली हो रहा है उसमें भी इन दोनों में डिफरेंस होता है. सो homologous recombination directed repair is largely an error free mechanism. homologous repair जो होता है ये error free mechanism होता है, और ये क्या करता है, ये यूटिलाइज करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे सिस्टर क्रोमेटिड के पास एज अ टेम्पलेट होती है. तो उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये यूज करता है और अपना जो भी ब्रेक होता है, जो भी इसमें एरर आने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और ब्रेक को रिपेयर कर लेता है. इन कंट्रास्ट NHEJ इज नॉर्मली एरर प्रोन. नॉर्मल इसके कंट्रास्ट में नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग जो होता है वो नॉर्मली एरर प्रोन होता है, उसमें एरर होने के चांसेस रहते हैं, मतलब, एंड इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक बाय डायरेक्ट लाइगेशन ऑफ ब्रोकन एंड्स. और इसमें क्या होता है, इसमें डबल स्ट्रैंड ब्रेक जो होता है उसका रिमूवल कैसे किया जाता है, डायरेक्ट लाइगेशन से. जो दो एंड टूटे हैं उनको लाइगेट कर दिया जाता है डायरेक्टली. NHEJ कैन अकर इन एनी फेज ऑफ सेल साइकिल. नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग जो होती है ये किसी भी फेज में हो सकती है सेल साइकिल के, बट HR इज रिस्ट्रिक्टेड टू लेट S एंड G2 फेजेस. लेकिन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन सिर्फ लेट S एंड G2 फेज में होता है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. So now homologous recombination, that is double strand break repair in eukaryotes. So first we will learn about the protein factor that are involved in this double strand break repair by homologous recombination. Then we will study with the help of its diagram, its step, as well as with theory part. So
First, I am going to deal with protein factors that are involved in this pathway. So first is mRNA complex. mRNA complex consists of MRE11, RED50, NBS और XRS. ठीक है, ये तीनों प्रोटीन्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है mRNA कॉम्प्लेक्स. mRNA कॉम्प्लेक्स जो होता है ये क्या करता है, ये बाइंड करता है डबल स्ट्रैंड एंड्स पे और एंड का रिसेक्शन करता है, 5 प्राइम ब्रेक करता है डीएनए स्ट्रैंड को. कैसे, ये हमारा, लेट मी ड्रॉ, ये हमारा डबल स्ट्रैंड ब्रेक है, दोनों स्ट्रैंड में है. क्या होता है, mRNA जो होता है हमारा, ये बाइंड करता है इस ब्रेक पे, यहाँ पे बाइंड करेगा और रिसेक्शन कराएगा. रिसेक्शन की वजह से मान लो ये हमारा 5 प्राइम एंड था, ये 3 प्राइम एंड हो जाएगा. अब ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम. mRNA कहाँ पे बाइंड हुआ, mRNA इस ब्रेक पे बाइंड हुआ दोनों ही जगह. ठीक है, सब जगह बाइंड हुआ. mRNA बाइंड तो सब जगह हुआ बट इसने 5 प्राइम एंड की साइड से रिसेक्शन करा और जिसकी वजह से 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट हो गए. कैसे, ऐसे. ठीक है, ये सो यहाँ पे हमारा 5 प्राइम एंड था, ये 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम. तो इसके कंपैरिजन में ये वाला 3 प्राइम ओवरहैंग हो गया. और यहाँ पे बात करें तो इसके कंपैरिजन में ये वाला 3 प्राइम ओवरहैंग हो गया. ठीक है, तो ये mRNA ऐसे 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट कराता है. फिर आता हमारा आरपीए प्रोटीन. आरपीए क्या कराता है, ये रेगुलेट करता है कि RED51 की लोडिंग को डीएनए पे. अब RED51 क्या है और इसका क्या फंक्शन होता है. सो RED51 ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया. अब हम पढ़ रहे हैं RED51. RED51 क्या करता है, ये बाइंड करता है 3 प्राइम ओवरहैंग पे. ये जो ओवरहैंग जनरेट हुए हैं इस पे RED51 आएगा और ये बाइंड करेगा. ठीक है, यहाँ पे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द होमोलोगस सीक्वेंस ऑफ ब्रेक स्टेज डीएनए. और ये जो डीएनए ब्रेक हुआ है इसका होमोलोगस स्ट्रैंड ढूंढने में हेल्प करेगा जो कि सिस्टर क्रोमेटिड पे है. ठीक है, डायग्राम से देखेंगे और अच्छे से पता चलेगा. फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रोटीन RED52. RED52 का फंक्शन क्या होता है, ये इंटरेक्ट करता है RED51 के साथ जो कि हमारा क्या था, 3 प्राइम ओवरहैंग बाइंडिंग प्रोटीन था और होमोलोगस सीक्वेंस को ढूंढ रहा था. और आरपीए भी इसी की हेल्प कर रहा था, इसको रेगुलेट कर रहा था. सो RED52 इन दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा एक्सोन्यूक्लियोटिक डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए. डीएनए को एक्सोन्यूक्लियोटिक डिग्रेडेशन से, मतलब एंड से जो डीएनए का डिग्रेडेशन हो रहा है उससे ये प्रोटेक्ट करता है. कौन, RED52. फिर हमारे दो प्रोटीन बनते हैं BRAC2 एंड BRAC1. BRAC2 क्या करता है, ये हेल्प करता है लोडिंग में RED51 की डीएनए पे और रेगुलेट कौन कर रहा था, आरपीए. फिर BRAC1 ये इंटरेक्ट करता है BRAC2 के साथ और ये उसके फंक्शनिंग में हेल्प करता है. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ different proteins which are involved in this double strand break repair of homologous recombination. So this is the diagram showing this double strand break repair by homologous recombination. So first what is here, mRNA complex ये बाइंड कर रहा है कहाँ पे, डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ है जहाँ पे, वहां पे. और ये 5 प्राइम रिसेक्शन करा रहा है जिसकी वजह से 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट हो गए. 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट होने की वजह से हमारा अब क्या होगा, RED51 वहां पे लोड होगा. RED51 को लोड कराने में किसका फंक्शन था, हमारा BRCA2 का. तो BRCA2 ये लोडर है किसका, RED51 का. ठीक, RED51 3 प्राइम एंड पे लोड होगा और ये हेल्प करेगा. ये हमारा क्रोमेटिड था जिसमें हमारा डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ था और ये हमारा सिस्टर क्रोमेटिड, इस पे होमोलोगस साइड ढूंढेगा और इसकी वजह से स्ट्रैंड इवेशन होगा. स्ट्रैंड इवेशन के बाद यहाँ पे एक होल्डे जंक्शन बनेगा
सो यहाँ पे होल्डेज जंक्शन बन रहा है। होल्डेज जंक्शन बनने के बाद यहाँ से ये टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट की तरह यूज करके यहाँ पे स्ट्रेंथ सिंथेसिस होगी जो भी ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये फिर इसका लाइगेशन होगा और होल्डेज जंक्शन का फिर लाइगेशन के बाद रिजोल्यूशन हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। Now, these are the steps of homologous recombination. Let us see. After a double strand break occurs, the mRNA complex MRE11, RED50 or NBS XRS bind to the DNA on either side of the break. ब्रेक के दोनों साइड बाइंड कर लेता है। फिर उसके बाद रिसेक्शन होता है mRNA कॉम्प्लेक्स और SEE2 प्रोटीन, ये और भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। मैं वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया है, बहुत कम जगह ये वाले प्रोटीन्स पूछे जाते हैं। सो ये प्रोटीन्स मिलके 5 प्राइम एंड को रिसेक्शन कराते हैं और उसको कट बैक करते हैं, जिसकी वजह से 3 प्राइम ओवरहैंग हमारा जनरेट हो जाता है। फिर 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम रिसेक्शन कंटिन्यू होता है और फिर हेलिकेस का काम करता है यहाँ पे SGS1 और एक्सो1 जो होता है ये कटिंग में हेल्प करता है और DNA2 भी, ये न्यूक्लियस होते हैं दोनों और ये कटिंग में हेल्प करते हैं। अब जैसे ही जैसे हेलिकेस मूव करेगा, हेलिकेस कौन था, SGS1, ये डबल स्ट्रैंड अनजिप हो जाता है, ओपन हो जाता है और एक्सो न्यूक्लियस एक्सो1 और DNA2 इनकी न्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो सिंगल स्ट्रैंड कट करती है और 5 प्राइम एंड ऐसे रिसेक्ट होता है, ठीक है। द आरबीए प्रोटीन जिसकी हाई एफिनिटी है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पे, तो ये क्या करता है, RED51 को लोडिंग में रेगुलेट करता है और BRC1, BRC2, RED52 ये सब इसको लोड कराने में हेल्प करते हैं और वहां से फिर लोडिंग हो जाती है। ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे PDF शेयर कर दूंगी, आप वहां से रीड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको पूरे स्टेप्स रीड करके भी बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी एंड इट वॉन्ट बी हेल्पफुल फॉर अस। हमने देख लिए स्टेप्स, नाउ यू हैव टू read these steps for your clarification. Okay, if you have any doubt you can comment me in, or you can message me in the Telegram discussion channel. Okay, next is NHEJ. What is mean by NHEJ? Non homologous end joining. क्या है ये मेन जो है यूकैरियोटिक में होता है टू रिपेयर डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन DNA और इन कंट्रास्ट टू होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर दैट रिक्वायर अ होमोलॉगस सीक्वेंस टू गाइड रिपेयर। जैसे कि ये क्या कह रहा है कि हमारे इन कंपैरिजन टू होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन NHEJ जो होता है ये जहाँ पे भी ब्रेक हुआ होता है उसको डायरेक्ट लाइगेट कर देता है, ज्वाइन कर देता है विदाउट द नीड फॉर होमोलोगस टेम्पलेट, ठीक है। इन NHEJ मेथड इट यूटिलाइजेस शॉर्ट होमोलोगस DNA सीक्वेंसेस। NHEJ मेथड में शॉर्ट होमोलोगस सीक्वेंसेस यूज होती हैं जिनको माइक्रो होमोलॉजीज बोलते हैं और इसकी वजह से रिपेयर होता है। तो यहाँ पे कोई लॉन्ग सेगमेंट नहीं होता, पूरा एक टेम्पलेट नहीं मिलता है, शॉर्ट सीक्वेंसेस को यूज कर सकता है ये। These microhomologies are often present in single-stranded overhangs. ये microhomologies जो होती हैं ज़्यादातर केस में होती है single stranded overhangs में होती हैं on the end of double strand break के end पे। In these, when overhang are completely compatible, NHEJ usually repair the break accurately। और क्या होता है NHEJ, मैंने आपको बताया था कि error prone होता है। क्यों होता है, जब हमारा overhangs होते हैं और वो कंपैटिबल होते हैं तो NHEJ ठीक से वर्क करता है और उसमें कोई एरर नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे ओवरहैंग्स जो हैं कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के तो वो क्या करते हैं, इम्प्रेसाइज रिपेयर होता है जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियोटाइड का लॉस भी हो सकता है और एरर प्रोन रिपेयर होता है। Therefore, NHEJ is more prone and inappropriate। इसी वजह से NHEJ जो होता है ये ज्यादा प्रोन होता है एंड इनएप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। NHEJ कैन लीड टू ट्रांसलोकेशन एंड टेलोमेरेज फ्यूजन, और ये ट्रांसलोकेशन में भी
लीड कर सकता है, मतलब ट्रांसलोकेशन हमने किस में पढ़ा था, जंपिंग जीन्स में, एंड टेलोमियर फ्यूजन, और ये टेलोमियर फ्यूजन में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये जो हमारा ये थे, ये फ्यूज होने में भी, जो कि ट्यूमर सेल्स में होता है मेनली, ठीक है। सो नॉर्मल सेल्स में हमारा ट्रांसलोकेशन और टेलोमियर फ्यूजन नहीं होता है, बट ये किसकी प्रॉपर्टीज है, ये ट्यूमर सेल की प्रॉपर्टीज है। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग प्रीडोमिनेंट रिपेयर सिस्टम फाउंड इन मैमल्स, और ये जो है ये कुछ डोमिनेंट रिपेयर सिस्टम है मैमल्स में। ये सिंगल सेल यूकैरियोट जैसे कि सैक्रोमाइसिस सर्विसेज इनमें भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। The molecular mechanism of NHEJ is mediated by relatively small number of essential factors. NHEJ का जो molecular mechanism है, इसमें बहुत कम फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, और ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक पे बाइंड करते हैं जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रोटीन NHEJ में इन्वॉल्व होते हैं। सो आर वेरी फर्स्ट प्रोटीन इज KU7080। ये क्या है, हेट्रोडाइमर है, दो सब यूनिट का बना हुआ, दो अलग अलग सब यूनिट का, एक सब यूनिट 70 किलो डाल्टन की और एक सब यूनिट 80 किलो डाल्टन की। ये फिर KU7080 जो होता है, ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक पे बाइंड करता है। ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक है, और इस पे KU70 जो है, ये KU7080 का जो ये डाइमर है, ये बाइंड करता है इस पे डाइमर, ठीक है। DNA PKS, असीरीन थियोनिन प्रोटीन काइनेज। ये क्या है, DNA प्रोटीन काइनेज। क्या काइनेज का फंक्शन क्या होता है, फॉस्फेट को ऐड करना। तो ये DNA PKS कौन से हैं, ये सीरीन थियोनिन पे काइनेज को काइनेज प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब सीरीन थियोनिन पे फॉस्फेट को ऐड करते हैं विद KU टू फॉर्म DNA PK, और KU के साथ फंक्शन करते हैं और DNA PK बनाते हैं, प्रोटीन काइनेसिस मतलब रिक्वायर्ड फॉर नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। फिर एक और प्रोटीन है जिसका नाम है आर्टेमिस। इट इज अ न्यूक्लियस इंटरैक्ट्स विद DNA PKs। ये एक न्यूक्लियस है, मतलब ये कटिंग प्रोटीन है, ठीक है, और ये इंटरैक्ट करता है DNA PKs के साथ। DNA लाइगेज 4, ये लाइगेट्स करता है DNA एंड्स को। XRCC4 ये क्या करता है, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन में हेल्प कर रहा है, ये फोल्डिंग में हेल्प कर रहा है प्रोटीन्स की, और ये क्या करता है, इंटरैक्ट करता है DNA लाइगेज 4 का, जिसके साथ जिसका काम क्या था, DNA एंड्स को लाइगेट करना, और स्टेबलाइज करता है ये, और स्टिमुलेट करता है DNA लाइगेज की एक्टिविटी को। XLF क्या करता है, ये इंटरैक्ट करता है SRCC4 के साथ और स्टिमुलेट करता है उसकी एक्टिविटी को, किसकी, DNA लाइगेज 4 की, ठीक। XLF4 का फंक्शन क्या था, इंटरैक्ट करना XRCC4 के साथ और DNA लाइगेज 4 की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना। फिर आता है हमारा DNA पॉलीमरेज। ऑब्वियसली उसका फंक्शन क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, पॉलीमरेज बना है, तो पॉलीमर बना रहा होगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, वो गैप फिलिंग करता है, और ये DNA लैम्डा और DNA पॉलिनियो, ये दो पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स के, जो कि इसमें हेल्प करते हैं गैप फिलिंग में। सो हमने यहाँ पे 7 प्रोटीन पढ़े। KU7080 जो कि हेट्रोडाइमर होता है 70 और 80 किलो डाल्टन सब यूनिट का, और बाइंड करता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक पे। DNA प्रोटीन काइनेसिस, ये क्या करते हैं, सीरीन थियोनिन काइनेस है, और ये KU के साथ इंटरेक्ट करते हैं प्रोटीन काइनेस फंक्शन करने के लिए, जो कि रिक्वायरमेंट होती है उसकी NHEJ में। फिर आर्टेमिस इज ऑल्सो प्रोटीन जो कि न्यूक्लियस होता है, और वो इंटरेक्ट करता है DNA PKs के साथ। DNA लाइगेज 4 का 4 का फंक्शन होता है लाइगेशन, DNA एंड्स को लाइगेट करना। फिर आता है XRCC4, ये इसका फोल्डिंग प्रोटीन है, मतलब ये फोल्डिंग में हेल्प कर रहा है और इंटरेक्ट कर रहा है DNA लाइगेज 4 के साथ, और स्टेबलाइज कर रहा है उसकी एक्टिविटी को। SLF4 भी ये स्टिमुलेट करता है DNA लाइगेज 4 की एक्टिविटी को, और इंटरेक्ट करता है XRCC4
4 के साथ। सो मेन इज XRCC4, उसका हेल्पर है XLF। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो हम नाम से पता चल रहा है गैप फिलिंग करता है, और इसमें भी डीएनए पॉलीमरेज के दो मेन टाइप्स है यूकैरियोट्स के, जो कि इस गैप फिलिंग में हेल्प कर रहे हैं, जो लैम्डा एंड न्यू। दिस इज द डायग्राम ऑफ NHEJ। ये ब्रेक रिपेयर था। इस पे क्या हुआ, ये डाइमर आके बाइंड हुआ KU7080 का और डीएनए पीकेज ने क्या करा, फॉस्फेट ऐड करा देते सीरीन थ्योरीन पे। और फिर अर्टिमिस का क्या काम था, अर्टिमिस का काम था हमारा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की तरह काम करता है, मतलब ये कटिंग करता है। फिर आता है हमारा लाइगेस, ये एंड को ज्वाइन करता है, लाइगेशन कराता है, और XLF और XRCC4 इस लाइगेस की रेगुलेशन और इसके फंक्शन में हेल्प करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट NHEJ। So these are some hereditary diseases and some type of cancer that are associated with DNA repair defects. Now let us study about them one by one. So first is हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलेटरल कैंसर। ये एक टाइप का कैंसर है, कोरेक्टल कैंसर है। इसमें क्या होता है, डीएनए मिसमैच रिपेयर की में होता है। ये किसकी वजह से होता है, मतलब इसमें डीएनए मिसमैच होता है और वो रिपेयर उसका क्या होता है, इफिशिएंट नहीं होता है, वो रिपेयर में भी उसकी प्रॉब्लम रह जाती है। यूवी रेडिएशन की वजह से होता है, केमिकल म्यूटेशन की वजह से। कैंसर सस्पेक्टेबिलिटी कहाँ पे आती है, कॉलन में और ओवरी में। और सिम्टम्स के अर्ली डेवलपमेंट हो जाता है ट्यूमर का। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर का डिफेक्ट होता है, तब होता है मतलब न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर सिस्टम में कोई फॉल्ट है। ये भी यूवी रेडिएशन की वजह से और पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। इसमें स्किन कार्सिनोमास होते हैं, स्किन कैंसर होता है मतलब, और मेलनोमास। ठीक है, सिम्टम्स स्किन एंड आई फोटोसेंसिटिविटी, स्किन और आई में फोटोसेंसिटिविटी हो जाएगी, मतलब लाइट से सेंसिटिविटी हो जाएगी स्किन और आईज में। और केराटोसिस। फिर आता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर के। ये जो थे हमारे, ये पॉइंट म्यूटेशन, इंसर्शन या डिलीशन की वजह से दोनों। अब आता है हमारा डबल स्ट्रैंड ब्रेक या रिपेयर के। सबसे पहला आता है हमारा ब्लूम सिंड्रोम। ब्लूम सिंड्रोम जो होता है, ये क्यों होता है, किस में इफेक्ट होता है इसके, रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। डबल स्ट्रैंड ब्रेक जो हो रहा है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में, उसके रिपेयर मैकेनिज्म प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। इसकी सेंसिटिविटी किसकी वजह से होती है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स की वजह से। और इससे क्या कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, कार्सिनोमा, ल्यूकियोमा एंड लिम्फोमा। सिम्टम्स फोटोसेंसिटिविटी, फेशियल टिलैंगिनेस एंड क्रोमोसोमल ऑल्ट्रेशन। फिर आता है हमारा फैनकोनी एनीमिया। ये भी डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर में डिफेक्ट होता है, और डीएनए क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स जैसे कि केमिकल ऑक्सीडेंट केमिकल्स, इनकी वजह से इसमें सेंसिटिविटी होती है। कैंसर सस्पेक्टिबिलिटी, कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं फैकोनी एनीमिया में, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया या फिर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ठीक, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट, सो फिर आता है हमारा डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज, जैसे कि इनफर्टिलिटी और डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन या फिर अनीमिया। इसके सिम्टम्स फैकोनी एनीमिया के। लास्ट इज आर हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर, जिसकी वजह से BRCA1 की वजह से और BRCA2 के डिफिशियंसी की वजह से। इसमें भी डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मैकेनिज्म में
इफेक्टेड होता है और डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर इफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है। कौन सा कैंसर हो सकता है इसकी वजह से? हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर, एज नाम बता रहा है डिसीज का। तो कैंसर सस्पेक्टेबिलिटी भी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर की होती है और सिम्टम्स भी ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर की ही दिखते हैं। लास्ट इज SOS repair. The SOS response is a global response to extensive DNA damage. ये क्या है? ये ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्गेनिज्म में डीएनए डैमेज में देखा जाता है। इसमें क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस होता है इकोलाई में और बहुत सारे बैक्टीरिया जिसमें हैवी डीएनए डैमेज हुआ हो। SOS response system in prokaryotes is regulated by two proteins. कौन कौन से? एक प्रोटीन होता है लेक्स ए और दूसरा प्रोटीन होता है रेक ए। रेक ए प्रोटीन जो होता है वो होमोलोगस होता है रेड 51 के यूकैरियोट्स, जो स्ट्रैंड इवेजन करा रहा था ना, स्ट्रैंड इन्वेजन हो रहा था यूकैरियोट्स में, रेड 51 करा रहा था। ऐसे ही रेक ए प्रोटीन जो होता है एसोस रिपेयर में होता है। लेक्स ए इज अ हाइसो होमोडाइमर। लेक्स ए जो होता है हाइसो होमोडाइमर है जो कि एक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर की तरह और बाइंड करता है ऑपरेटर सीक्वेंस पे एसओएस बॉक्स की। ठीक है। और क्या करता है? ये रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को 48 जीन्स के। उन जीन्स में लेक्स ए आता है और रेक ए भी आता है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डैमेज स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और निक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेट द एसओएस रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स किस किस कंडीशन में एक्टिवेट होगा? डैमेज डीएनए स्ट्रैंड की प्रेजेंस में या फिर सिंगल स्ट्रैंड निक की प्रेजेंस में एसओएस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारा एसओएस रिपेयर के स्टेप्स। तो क्या होता है एसओएस रिपेयर में? मैंने अभी बताया। अभी दो प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, लेक्स ए और रेक ए। सो रेक ए प्रोटीन जो होती है सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन पे बाइंड करती है और इसके बाइंडिंग की वजह से लेक्स ए एक्टिवेट हो जाता है जो कि ऑटो प्रोटीएज है, मतलब ये प्रोटीन को क्लीव करता है इसके पास। और क्लीवेज की वजह से ये लेक्स ए का जो आइसोहोमोडाइमर था उसको ब्रेक करा देता है, क्लीवेज करा देता है, उसका डिग्रेडेशन करा देता है। सो लेक्स क्या होता है? रेक ए बाइंड हुआ किस पे? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे बाइंड हुआ और इसकी वजह से क्या एक्टिवेट हो गया? लेक्स ए, कैपिटल लेक्स की ऑटो प्रोटीएज एक्टिविटी। ठीक है। जिसकी वजह से लेक्स ए का जो होमोडाइमर था वो क्लीव हो गया। ये जो था ये क्लीव हो जाता है ऐसे। सॉरी, लेट मी शो यू। तो क्लीवेज हम इसका ऐसे दिखा सकते हैं, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया और इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है। फाइनली द लॉस ऑफ लेक्स ए रिप्रेसर इंड्यूसेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एसओएस जीन। अब जब लेक्स ए रिप्रेसर लॉस हो गया तो फिर ट्रांसक्रिप्शन जीन जो एसओएस जीन्स थे उनका शुरू हो जाता है, क्योंकि ये रिप्रेसर था उन जीन्स का। अब रिप्रेसर तो डिग्रेड हो गया तो जीन्स तो हमारे ट्रांसक्रिप्ट हो सकते हैं और वो फंक्शन कर सकते हैं। और इसकी वजह से जब एसओएस जीन्स फंक्शन करने लगे हैं, उनका ट्रांसक्रिप्शन होने लगा है, तो सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सेल डिवीजन होता रहेगा तो हमारा इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड जाती रहेंगी या फिर हमारा फॉल्टी डीएनए जो है वो जाता रहेगा। बट सेल डिवीजन स्टॉप हो गया हमारा। अब हमारा जो करेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म था वो शुरू हो गया है। ठीक है। एसओएस जीन आई, उन्होंने अपना फंक्शन करा और फिर ये डीएनए पॉल 5 आता है। पॉल 5 एक्सटेंशन कराता है, मतलब पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है उसके पास और वो एक्सटेंशन कराता है ब्रेक एंड का और उन्हें फिर लाइगेट करता है लाइगेस नॉर्मली। ठीक है। सो रेक ए इनहिबिट रहेगा तो लेक्स ए जो है इसका क्लीवेज नहीं होगा तो टारगेट जीन जो एसओएस जीन थी वो भी इनहिबिट रहेंगी। बट अगर रेक ए अगर एक्टिवेट हो जाता है तो लेक्स ए का
क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है, जिसकी वजह से लेक्स ए का क्लीवेज हो जाता है और फाइनली लीड्स टू एक्टिवेटेड जीन। ठीक। सो ये था हमारा फंक्शन एसओएस रिपेयर का। So we have read about 3 repair pathways today. That is double strand break repair in eukaryotes by homologous recombination. Second was non-homologous enjoining, and third was SOS repair. I hope you like these videos. If you like these videos, please do